अच्छा, लेट मी जस्ट रिवाइज एवरीथिंग, क्या क्या हमने कंप्लीट कर दिया। लॉज ऑफ मोशन में हमने फर्स्ट वाला पढ़ा, न्यूटन अपना दिस वन, वी हैड स्टडीड अबाउट फोर्स के बारे में। नोटबुक जिसके पास है ओपन करके फटाफट चेक करते जाओ, मुझे बताओ उतना हुआ है कि नहीं हुआ। जो एब्सेंट है उनके लिए नहीं है, वो ऑलरेडी मिस हो चुके हैं उनका। फोर्स है, फिर हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ फोर्सेस। टाइप्स ऑफ फोर्सेस कितना टाइप्स है याद है किसी को भी? रियल और सीडो वो तो मेन टाइप हो गया, लेकिन टाइप्स ऑफ फोर्सेस में पूरा लिखना पड़ेगा। रियल फोर्सेस में कितने टाइप्स है? 4। ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, ये पूरा है, बराबर है। उसके बाद में नेक्स्ट हमने पढ़ा था न्यूटन लॉज, है ना? न्यूटन लॉज भी हमने पढ़ा था। कितना लॉज है? 3 लॉज। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। फिर उसके बाद में नेक्स्ट हमने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बराबर है ना? लॉ ऑफ कंजर्वेशन, हाँ, इसका मीनिंग क्या था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, हाँ, क्या था इसका मीनिंग? टोटल मोमेंटम। मैंने एग्जांपल दिया था एक बार रिवाइज करने के लिए। 2 बॉल्स है, बराबर है, m1 u1 m2 u2, बाद में कोलाइड होने के बाद सेपरेट हो रहा है, बराबर है। दिस इज व्हाट द एग्जांपल आई हैड गिवन, करेक्ट? ये m1 एंड m2। सो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोलता है? मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम m1 u1 प्लस m2 u2 is same as m1 v1 plus m2 v2, ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये पढ़ के हो गया था हमारा। उसके बाद में हमने कोलिजन के बारे में पढ़ा था। कोलिजन कितने टाइप्स का पढ़ा था हमने? 2 टाइप का, इलास्टिक कोलिजन एंड इन इलास्टिक कोलिजन, बराबर है, ये हमने पढ़ के हो गया। उसके बाद में डेरिवेशन किया था, दोनों का डेरिवेशन भी था, बराबर है, इसका भी डेरिवेशन था, करेक्ट, और इसका भी डेरिवेशन हमने कंप्लीट कर लिया। लास्ट में हो गया ना, दोनों का डेरिवेशन हमने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद में नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था? हाँ, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, स्मॉल ई, ये पढ़ के हो गया है। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, बराबर है, ये पढ़ के हो गया था। इसका क्या था याद है तुम लोगों को कुछ भी? कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन स्मॉल ई इज इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। और बाउंसिंग ऑफ बॉल है अगर, बराबर है ना, बाउंसिंग ऑफ बॉल, तो ये हाइट h1 है, ये हाइट h2, तो इसका फॉर्मूला क्या बताया था? रूट ऑफ h2 अपॉन h1। ये भी मैंने एक्सप्लेन किया रहेगा। बाउंसिंग ऑफ एक स्टेशनरी है, नहीं दिया है, हाँ, तो ये सम्स के लिए फॉर्मूला यूज होगा, तो बाद में कर सकते हैं। चलो ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट वाला कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के बाद में नेक्स्ट क्या किया था हमने? वर्क डन ना, वर्क एनर्जी थियरम। क्या पढ़ा था? वर्क एनर्जी थियरम, बराबर है। वर्क एनर्जी थियरम में क्या फॉर्मूला बताया था? वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ये हमने किया था वर्क एनर्जी थियरम। उसके बाद में नेक्स्ट क्या पढ़ा था? कांस्टेंट फोर्स एंड वेरिएबल फोर्स, बराबर है ना। वर्क डन, ये 2 चीज है, वर्क डन ड्यू टू कांस्टेंट फोर्स, कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट फोर्स के लिए क्या फॉर्मूला बताया था मैंने? वर्क डन ड्यू टू कांस्टेंट फोर्स में क्या होता है? वर्क इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, ये मैंने एग्जांपल दिया, फॉर्मूला दिया था कांस्टेंट फोर्स के लिए। दूसरा था वर्क डन ड्यू टू वेरिएबल फोर्स। कौन सा फोर्स? वेरिएबल फोर्स। तो वेरिएबल फोर्स के लिए फॉर्मूला इंटीग्रेशन वाला दिया था। वेरिएबल फोर्स के लिए इंटीग्रेशन का फॉर्मूला दिया रहेगा, इंटीग्रल, याद है कि नहीं याद है? नहीं दिया था, वेरिएबल वाला नहीं किया था, तो कौन सा किया था? तुमने बोला ना वेरिएबल हो गया, कांस्टेंट तक कंप्लीट किया था। बस इतना ही पार्ट हुआ अभी तक का। हाँ ठीक है, फाइन, ओके, अच्छा ठीक है। अभी नेक्स्ट वाला छोटा सा ही पार्ट बाकी है। अच्छा, सेंटर ऑफ मास किया था क्या? नहीं ना, अच्छा ठीक है, ठीक है, ओके फाइन। सो लेट अस स्टार्ट विथ वर्क डन ड्यू टू, हेडिंग लिखो, वेरिएबल फोर्स। ये वाला टॉपिक तुम्हारा आज, ये वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, देन वी कैन स्टार्ट विद द न्यू वन। वर्क डन ड्यू टू वेरिएबल फोर्स।
हाँ ओके, चलो अभी अंडरस्टैंड करते हैं मीनिंग। वर्क डन ड्यू टू वेरिएबल फोर्स का मतलब क्या है? बाकी सब काम जरा बंद कर दो। क्या हुआ? पेन जल्दी रखो, अभी अंडरस्टैंड पहले करो। अच्छा, वर्क डन ड्यू टू वेरिएबल फोर्स, ये वर्ड से मालूम पड़ता है ना, फोर्स क्या हो रहा है, बार बार चेंज हो रहा है, वेरिएबल है, बराबर है ना। एक टाइम पे ज्यादा फोर्स लगाया, दूसरे टाइम पे कम फोर्स लगाया, फिर ज्यादा फोर्स, फिर कम फोर्स। सो वेरिएबल है तो इस टाइप का आ जाएगा पार्ट। ये सपोज ये फोर्स लगाया मैंने ऐसे, तो ये वाला अपना ग्राफ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया डिस्प्लेसमेंट वाला पार्ट, तो मुझे वर्क डन निकालना है, बराबर है ना। हाँ, तो कैसे आ जाएगा यहाँ पे, सपोज ये वाला पार्ट, ये फोर्स बार बार चेंज हो रहा है इधर, ठीक है। ये स्टार्टिंग इनिशियल डिस्प्लेसमेंट हो गया, बराबर है ना। ये वाला दूसरा अलग डिस्प्लेसमेंट, ये अलग डिस्प्लेसमेंट, ये अलग डिस्प्लेसमेंट। हर टाइम देखो फोर्स कैसा हो रहा है, चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ग्राफ चेंज हो रहा है, मतलब फोर्स इज चेंजिंग, बराबर है ना। हाँ, तो इन दैट केस अगर फोर्स बार बार चेंज हो रहा है, चलो इसको ले लेते हैं इनिशियल, और ये रहा हमारा फाइनल। तो ये वाला मुझे वर्क निकालना है कि मतलब ये पोजीशन थे, ये पोजीशन था, कितना काम किया उसने, बराबर है। इसको हम कैसे निकालेंगे, इसको हम निकालेंगे इस तरह से, वर्क इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब होता है पूरा समेशन। मैथ्स में उसको क्या लिखते हैं, इंटीग्रेशन। क्या लिखते हैं उसको, समझ में। इंटीग्रेशन दो टाइप का होता है, एक तो सिर्फ ऐसा ही साइन होता है, और दूसरा में ऐसा होता है ए से लेके बी तक। ये दो में फर्क है। ये इंटीग्रेशन का मतलब है मुझे पता ही नहीं कहां तक उसको ऐड करना है, समझ में आ रहा है। इसमें मुझे पता है ए से स्टार्ट करना है और बी तक ऐड करना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इंटीग्रेशन का डिफरेंस समझ में आया? तुम्हारा ध्यान इधर देखो बेटा, समझ में आया? कॉन्सेंट्रेट हियर ओनली। दूसरा कुछ थिंकिंग आ रहा है उसको जरा भगाओ, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं इनडेफिनेट। क्या बोलते हैं इसको, इनडेफिनेट, मतलब मालूम है, इनडेफिनेट, इनफाइनाइट, बराबर है। इसको बोलते हैं डेफिनेट। क्या बोलते हैं इसको, डेफिनेट। ये दो टाइप का इंटीग्रेशन 12th में है तुम लोग को, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट। तो डेफिनेट में हमको मालूम होता है कहां से कहां तक, ठीक है। तभी यहाँ पे मुझे अगर ये वर्क निकालना है तो मुझे मालूम है ना डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां तक, तो इनिशियल से लेके फाइनल तक, बराबर है ना। हाँ, फॉर्मूला क्या होता है, एफ डी एक्स। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यहां से यहां तक का, बराबर है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये फॉर्मेट है वर्क डन फॉर वेरिएबल फोर्स। डिड यू अंडरस्टैंड दैट? क्लियर हुआ, कंसेप्ट क्लियर हुआ। कांस्टेंट वाला मालूम है ना, उसमें प्रॉब्लम ही नहीं था, खींच के लेके जा रहे हैं, एक ही फोर्स लगा के जा रहे हैं, बराबर है ना, कंटिन्यूसली जा रहे हैं, और यहाँ पे बार बार चेंज। तो तुम लोगों को बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं है, बट खाली मीनिंग मालूम होना चाहिए, ठीक है। तभी वाला कंसेप्ट लिख लो, वर्क डन ड्यू टू वेरिएबल फोर्स। ये तुम्हारा स्टार्ट है, जब 12th में जाओगे तो और एडवांस में आएगा, समझ में आया। इसका बेसिक वाला न्यूमेरिकल्स है जो मैं करवाऊंगी तुम लोग को। तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट हम लोग ये एरिया में निकालेंगे वर्क डन। जस्ट ये एग्जाम्पल के तौर पे तुम लोग के कॉलेज में शायद करवाए भी नहीं है ये सारा, लेकिन ये सब एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू और न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वर्क इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये जो नीचे लिखा है ना एक्स आई इनिशियल, और ये रहा फाइनल, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। क्या बोलते हैं इसको, लिमिट्स। थोड़ा चालू हुआ है, कुछ नहीं ना, चालू होगा। ये लिमिट्स है, लोअर लिमिट, और इसको बोलते हैं अपर लिमिट। समझ में आया? हाँ, तो धीरे धीरे वो कंसेप्ट तुम लोगों को बताएंगे। लिख लिया? ठीक है, अभी छोटा सा 2-3 कंसेप्ट और है, बस टॉपिक कंप्लीट है, फिर न्यूमेरिकल्स करके देन आई स्टार्ट विद द नेक्स्ट कंसेप्ट। फाइन, ओके। तो ये हो गया वर्क डन ड्यू टू वेरिएबल फोर्स। अच्छा, अभी हम पढ़ेंगे, अच्छा इनर्शियल नॉन इनर्शियल करवाया है तुम लोगों को? हाँ, हो गया ना डिफरेंसेस, ठीक है फाइन। अच्छा, अभी हम पढ़ेंगे सेंटर ऑफ मास।
नेक्स्ट कंसेप्ट है सेंटर ऑफ मास। अच्छा, इस सेंटर ऑफ मास का मतलब क्या होता है? सिंपल सा कंसेप्ट है, जैसे ये बॉक्स है, ठीक है, इसका इरेगुलर शेप है। अभी मुझे इसको बैलेंस करना है, एक ही पॉइंट पे बैलेंस होगा ना, इससे किधर भी जाइए उधर बैलेंस होगा क्या? गिर जाएगा ना। एक ही पॉइंट पे क्या होगा? प्रॉपरली बैलेंस होगा। तो कोई भी बॉडी ले लो, हर एक बॉडी एक पॉइंट पे क्या होती है? बैलेंस होती है। तो वो पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? वो पॉइंट को क्या बोलते हैं? कोई भी बॉडी एक ही पॉइंट पे बैलेंस क्यों होता है? क्योंकि वो पूरे का बॉडी का मास एक ही जगह पे कॉन्सेंट्रेट होता है। बॉडी का मास एक ही जगह पे कॉन्सेंट्रेट होता है। मालूम है योगा जो क्या बोलते हैं इसको, पोल के ऊपर बैलेंस करते हैं, मालूम है ना, बॉडी को बैलेंस करते हैं, क्या बोलते हैं इसको? जिम्नास्टिक्स में मुझे अलग अलग टर्म्स है उसके लिए शायद से एक और, तो उसमें बैलेंसिंग अलग होता है। हाँ, क्या मलखम, मलहम, ऐसे कुछ तो भी पर्टिकुलर नाम है, लेकिन वो बहुत ही डिफिकल्ट है टू बैलेंस द होल बॉडी ऑन वन पोल, बराबर है ना। तो वो बॉडी का क्या मिलता है हमको वहां पे? सेंटर ऑफ मास। आर यू गेटिंग इट? तो सेंटर ऑफ मास का मतलब समझ में आया? अभी ये डब्बे को मैंने तोड़ दिया तो सेंटर ऑफ मास सेम रहेगा? नहीं, चेंज हो जाएगा, बराबर है कि नहीं? तो सेंटर ऑफ मास एक्चुअली क्या करता है? होल मास ऑफ द बॉडी इज कॉन्सेंट्रेटेड एट वन पॉइंट, दैट पॉइंट वी कॉल इट एज व्हाट? सेंटर ऑफ मास। डिड यू अंडरस्टैंड दैट पार्ट? तो ये मीनिंग समझ में आया? ठीक है। अच्छा, अभी मैं डेफिनेशन पूरा डिक्टेट करवाती हूँ, उसके पहले मुझे बताओ, सपोज अगर एक स्क्वायर है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? सर्कल है तो कहाँ पे होगा? ट्रायंगल है तो कहाँ पे होगा? क्या हम लोग को मालूम पड़ेगा? सर्कल है तो सेंटर, बराबर है ना, क्योंकि इसी पॉइंट पे होल मास ऑफ द बॉडी सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड, बराबर। अच्छा, स्क्वायर है तो या रेक्टेंगल है तो क्या करेंगे? इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल, समझ में? इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल हमको मालूम पड़ गया, बराबर है ना, सेंटर ऑफ मास यही होना चाहिए। अगर ट्रायंगल है तो हाँ, एल्टीट्यूड्स का जो सेंटर होता है, सेंट्रोइड, बराबर है ना, तो ये उसका हो गया सेंटर ऑफ मास। मतलब ये रेगुलर शेप है ना, तो मुझे मालूम है सेंटर ऑफ मास क्या होता है। लेकिन अगर यही ये शेप का दे दिया तो नहीं मालूम पड़ेगा, तो उसके लिए कैलकुलेशन है। समझ में आया? उसके लिए क्या है? कैलकुलेशन है। तो अभी कैलकुलेशन कैसे है? चलो ठीक है, ये एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अगर 2 डायमेंशनल फिगर है तो एक्स वाई, 3D फिगर है तो एक्स वाई जेड, बराबर। ठीक है, अभी इसके अंदर क्या ले लेंगे? से नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, इतना तो मालूम है ना, बॉडी इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स। उसका मासेस हो गया m1, m2, m3, mn, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स। क्लियर हुआ? अच्छा, अभी इसमें क्या होगा? ये पार्ट और ये पार्ट हम लोग को मालूम पड़ता है ना, कोऑर्डिनेट्स। ये क्या लेंगे? x1, y1। ये वाला पार्ट क्या आ जाएगा? हाँ, x2, y2। समझ में आ रहा है? ये वाला पार्ट क्या हो गया? x3, y3। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बराबर है, ये तो हमको मालूम पड़ जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास बोलता है x कोऑर्डिनेट, सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट, मतलब सेंटर ऑफ मास कहीं तो होगा ना यहाँ पे। सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने अज्यूम कर लिया शायद यहीं पे होगा, बट उसका क्या पोजीशन है कैसे मालूम पड़ेगा? एक्स वाई मालूम पड़ेगा तभी तो मालूम पड़ेगा ना, वो लोकेशन कौन सा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, तो वो लोकेशन मुझे निकालने के लिए एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट निकालेंगे। ठीक है, तो वो क्या होता है, चलो देखते हैं। उसका फॉर्मूला है m1 x1 प्लस m2 x2, ऐसा n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, mn xn होल डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस mn, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स। समझ में आया? इससे मुझे कोई भी शेप का बॉडी है उसका सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा। सेम वे y कोऑर्डिनेट निकालना है तो क्या आएगा? m1 m2 y2 अप टू mn yn होल डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस mn। Are you getting it? So this is how we can calculate center of mass of any body. क्लियर हुआ? समझ में आया? लिखो, अभी डेफिनेशन लिखो फटाफट सेंटर ऑफ मास का, जल्दी।
क्या डेफिनेशन है सेंटर ऑफ मास का? क्या था? हाँ, द पॉइंट एट विच, लिखो, द पॉइंट एट विच the point at which what whole mass of the body है ना, whole mass of the body is supposed to be concentrated, supposed to be concentrated. The point at which whole mass of the body is supposed to be concentrated. Clear हुआ? That point we called as what? Center of mass. ठीक है? इसका फॉर्मूला क्या है? याद है फॉर्मूला? x कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का लिखो एंड y कोऑर्डिनेट। इसी तरह हम लोग z भी लिख सकते हैं जो भी दिया हुआ, बराबर है? फॉर्मूला याद है तुम लोग को? क्या था? हाँ, m1 x1 प्लस m2 x2 mn xn होल डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस mn। करेक्ट? सेम वे y कोऑर्डिनेट का भी लिख लो फॉर्मूला। m1 y1 प्लस m2 y2 mn by n होल डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस mn। अगर बॉडी का शेप चेंज किया तो सेंटर ऑफ मास विल चेंज, बराबर है कि नहीं? हाँ, ओके फाइन, ये सेंटर ऑफ मास हो गया। अभी नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी। नेक्स्ट लिखो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगेन इरेगुलर शेप है, नंबर ऑफ मासेस है, पार्टिकल्स है, सबका मास किधर है? नीचे आता है ना, टुवर्ड्स ग्रेविटी। तो इसका एक सेंटर ऑफ मास होगा कि नहीं होगा? सेंटर ऑफ मास क्या आएगा? टुवर्ड्स ग्रेविटी। इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। समझ में आया? तो व्हाट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी? द पॉइंट एट विच होल ग्रेविटी ऑफ द बॉडी इज कॉन्सेंट्रेटेड। समझ में आया ना? ये बैलेंसिंग पॉइंट हो गया ना, इसका पूरा वेट टुवर्ड्स ग्रेविटी, इसीलिए कोई भी बॉडी बैलेंस हो जाता है। समझ में आया ना? सो क्या आएगा? व्हाट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी? द पॉइंट एट विच होल ग्रेविटी ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। उसमें क्या था? सेंटर ऑफ मास था, मास कॉन्सेंट्रेटेड था ना, यहाँ पे क्या है? ग्रेविटी कॉन्सेंट्रेटेड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? लिखो, द पॉइंट एट विच, the point at which whole gravity of the body, the point at which whole gravity of the body is supposed to be concentrated. Supposed to be concentrated। ठीक है, ये हो गया सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अभी हम नेक्स्ट वाला पार्ट पढ़ने वाले, टॉर्क नहीं पढ़ाया नहीं है ना? हाँ, तो कपल के बारे में पढ़ेंगे। कपल, नेक्स्ट हेडिंग लिखो, कपल पढ़ा है ये, टू इक्वल एंड फोर्सेस, वो कर दिया मैंने। तो सेंटर ऑफ मास नहीं करवाया था क्या मैंने? मोमेंट ऑफ आर्म हो गया, कपल किया, अच्छा नहीं इसमें भी है ना, पढ़ो। उसमें चार्जेस थे ना, यहाँ पे फोर्सेस, यहाँ पे टू, वहाँ पे टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस थे। चलो ठीक है, हाँ। अच्छा, कपल अगेन टॉर्क ही होता है, लेकिन दो टॉर्क है तो क्या बोलते हैं? कपल। सेम कंसेप्ट है, उसमें चार्ज से यहाँ पे। अभी कपल क्या होता है? ये क्या करता है? जैसे फॉर एग्जांपल
पता है अपना नट बोल्ट ओपन करते हैं गाड़ी का टायर का, ऐसे देखा है ना तुम लोगों ने? तो क्या करते हैं, दोनों साइड से फोर्स लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं नट बोल्ट खोलने के लिए? तो वो किस टाइप का होता है? इस टाइप का समथिंग होता है ना, ऐसे, बराबर है? तो यहाँ पे फोर्स लगाते हैं और ये ऐसे फोर्स लगाते हैं, बराबर है ना? गेटिंग इट? ऐसा कुछ रहता है ना राउंड कलर का, यहाँ पे स्क्रू इसमें डाल करके इसको घुमाते हैं, बराबर है ना? हाँ, तो इसमें क्या हो रहा है, तो फोर्सेस acting how parallel and in opposite direction. Two forces acting parallel and in to do what? To produce rotational effect. To produce, तभी तो रोटेट हो रहा है ना वो, समझ में? टू प्रोड्यूस रोटेशनल इफेक्ट, दैट इज नोन एज कपल। समझ में आया? टॉर्क के लिए भी रोटेशनल इफेक्ट चाहिए, उसमें एक ही फोर्स लेते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या मेंशन कर रहे हैं? टू फोर्स। सो व्हाट इज कपल मीनिंग? व्हेन टू फोर्सेस पैरेलल, टू पैरेलल एंड ऑपोजिट फोर्सेस, ऐसा बोले, टू पैरेलल एंड applied, okay, to bring rotational effect is known as couple. अच्छा, अभी सपोज मैं यहाँ पे बोलूँ, चलो ये वाला फोर्स लगाया F1 और यहाँ पे क्या लगाया? F2। F1 ऐसा लगाया है, F2 ऐसा लगाया, ये उसका सेंटर पार्ट है। तो ये जो पार्ट है ना, इसको बोलते हैं मोमेंट आर्म। क्या बोलते हैं इसको? मोमेंट आर्म, बराबर है? या तो हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सपोज ये O है, ये A और ये B, तो मैं अगर फॉर्मूला लिखूंगी तो कैसे लिखेंगे? चलो, F1 इंटू AO, समझ में आ रहा है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू, ये फोर्स अपोजिट है तो माइनस लिखा, फिर प्लस ऊपर जा रहा है ना, F2 इंटू OB, समझ में आया? तो ये कपल हो गया हमारा। Are you getting it? अगर मैं अकेले को लूं, इसको लूंगी, ये फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको क्या बोलते हैं? टॉर्क। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये भी समझ में आया? मीनिंग क्या है इसका? डेफिनेशन लिख लो, तुम लोगों को डेफिनेशन पार्ट ज्यादा है करके, ठीक है? टू पैरेलल and opposite forces, to parallel and opposite forces acting on a body, acting on a body to produce what? To produce rotational effect, to produce rotational effect। तुमने चाहिए तो एक डायग्राम ऐसे बना करके लिख लो, समझ में आ जाएगा, ठीक है? इसका मतलब मालूम है ना, ये क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है? इसको जो हम लोग मोमेंट आर्म करके भी बोल सकते हैं, मोमेंट आर्म। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट आर्म फर्क मालूम पड़ेगा। मोमेंट आर्म मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये मोमेंट ऑफ फोर्स, जिसको हम दूसरा नाम है टॉर्क, जिसका दूसरा नाम क्या है? टॉर्क। क्लियर हुआ? टॉर्क, मोमेंट फोर्स और कपल, डिफरेंस मालूम पड़ रहा है कि नहीं? व्हाट इज मोमेंट ऑफ फोर्स? टॉर्क का मीनिंग क्या था, याद है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर मुझे डेफिनेशन लिखना है तो क्या लिखेंगे इसको? द एबिलिटी ऑफ फोर्स टू प्रोड्यूस रोटेशनल इफेक्ट। समझ में आया? द एबिलिटी ऑफ फोर्स टू प्रोड्यूस, लिखो डेफिनेशन, द एबिलिटी ऑफ फोर्स टू प्रोड्यूस rotational effect, the ability of force to produce rotational effect। जरा ध्यान से सुनने का, तभी लिख सकते हैं। हो गया? फॉर्मूला लिख लो, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस।
हो गया? ठीक है, फाइन। तो अभी वाला भी पार्ट कंप्लीट हो गया। बस अभी लास्ट का कंसेप्ट है छोटा सा, वो है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ये जस्ट नाम के लिए तुम लोगों को मालूम होना चाहिए, टर्म इसके लिए है, इसके ऊपर से कोई क्वेश्चन नहीं है, कुछ नहीं है। तो दो इक्विलिब्रियम हम लोग पढ़ेंगे, एक है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और दूसरा है रोटेशनल इक्विलिब्रियम। रोटेशनल इक्विलिब्रियम। चलो अब इसका मीनिंग अंडरस्टैंड करते हैं। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है पता है? नहीं, इक्वल नहीं, क्या इक्वल? इक्विलिब्रियम मतलब क्या? इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलते मालूम है ना, बैलेंस पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होता है? बैलेंस पोजीशन। अभी जैसे बोलेंगे फैन रोटेट हो रहा है ना, फैन इज एट इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम है। ये कैसा इक्विलिब्रियम है? मीनिंग समझ में आया? रोटेट हो रहा है लेकिन बैलेंस, मतलब एक ही जैसा रोटेट हो रहा है, कम ज्यादा नहीं हो रहा है। आर यू गेटिंग इट? इक्विलिब्रियम का मतलब समझ में आया? ठीक है। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है कि कोई बॉडी रोटेट हो रहा है इक्विलिब्रियम पोजीशन में, मतलब मैंने इसको एक्स्ट्रा कुछ भी अप्लाई नहीं किया ना रुकाने के लिए। अगर मैं अप्लाई करूं तो क्या हो जाएगा? फोर्स अप्लाई करूंगी तो क्या हो जाएगा? ये रुकेगा ना, कम ज्यादा स्पीड होगा कि नहीं होगा? मतलब आई कैन से दैट एक्सटर्नल टॉर्क इसमें नहीं लगा है। क्या नहीं लगा है? एक्सटर्नल टॉर्क। मतलब एक्सटर्नल टॉर्क इज जीरो। एक्सटर्नल टॉर्क समेशन, समेशन का मतलब मालूम है? टोटल एक्सटर्नल टॉर्क इज जीरो, ये कंडीशन है उसका। अगर बॉडी को रोटेशनल इक्विलिब्रियम पे रखना है तो एक्सटर्नल टॉर्क जीरो होना चाहिए। मीनिंग समझा क्या? फैन अगर रोटेटिंग इक्विलिब्रियम पे होना चाहिए तो एक्सटर्नल टॉर्क शुड बी जीरो, उसको बोलते हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। ठीक है। अगर ट्रांसलेशनल मतलब क्या होता है? जो सीधा जा रहा है, लीनियर। बॉल अगर सीधा जा रहा है तो सीधा ही जाएगा ना वो पार्ट, बराबर है, जब तक उसको आप रुकाओगे नहीं। तो जब वो सीधा जा रहा है तो कौन सा पोजीशन में है वो? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, जब तक हम उस पर एक्स्ट्रा एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। तो मतलब अगर ये सिचुएशन चाहिए तो समेशन एफ एक्सटर्नल शुड बी जीरो। कंडीशन समझा क्या दोनों में? दोनों में फर्क मालूम पड़ा क्या? यहाँ पे मैंने फोर्स लिखा है, यहाँ पे टॉर्क, क्योंकि रोटेट हो रहा है तो टॉर्क बोलते हैं, सीधा जा रहा है तो फोर्स बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? रोटेशनल इफेक्ट टॉर्क की वजह से होता है। ठीक है, ये दो कंडीशन लिख लो। इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम एंड रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब अंडरस्टूड है। क्वेश्चन में कभी आता है ना एमसीक्यूज में, द बॉडी इज इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, मतलब ये समझ जाने का कि एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो। यू अंडरस्टैंड? इसमें फ्री बॉडी डायग्राम है जो एंट्रेंस के लिए है, तो एंट्रेंस के टाइम पे वो पार्ट कंप्लीट होगा। ठीक है, चलो ठीक है, अभी क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स करते हैं रिलेटेड। हाँ, मैं तुम लोगों को डिक्टेट करूंगी क्योंकि इसमें से जो इम्पोर्टेंट जो रिलेटेड पार्ट है वो मुझे जरा एक मिनट देना है इसमें। द क्वेश्चन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो नॉर्मली ना तुम लोग के एग्जाम में वो डालेंगे ही। हाँ, क्वेश्चन लिख लो, न्यूमेरिकल्स। हाँ, when a force F is equal to 3x square minus 2x plus 1 is applied to displace a body
फ्रॉम x1 20 सेंटीमीटर टू x2 40 सेंटीमीटर। by a given force. Calculate work done. Calculate work done. हाँ ठीक है। अगेन अच्छा, कैलकुलेट वर्क डन, आगे मैं और भी ऐड करती इन जूल्स। ये थोड़ा सा क्वेश्चन और डिफिकल्ट बना दिया। इन जूल्स, जूल्स मालूम है ना, यूनिट है उसका। अच्छा ठीक है, अभी इसमें चलो भाई क्या करना चाहिए मुझे बताओ, किस टाइप का तुम लोग को दिख रहा है, कौन सा वर्क डन, कौन सा वाला टाइप हो गया? कांस्टेंट वेरिएबल, कौन सा टाइप का हो गया? वेरिएबल। वेरिएबल क्योंकि एक पोजीशन से दूसरा, और फोर्स देखो फिक्स नहीं दिया है ना, चेंजिंग दिया है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट हियर? ठीक है, अभी ये क्वेश्चन है तो क्या फॉर्मूला था अपना, याद है तुम लोगों को? वर्क इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ डी एक्स, बराबर है ना, फ्रॉम x1 टू, क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया? अब इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हम लोग लगाने वाले जो तुम लोग नया सीखोगे, ठीक है, तो ध्यान से सुनना इधर। लेकिन इसके पहले अभी ध्यान दो इधर, जूल्स में पूछा है, मतलब एमकेएस। जूल्स मतलब क्या हो गया? एमकेएस। बुक में मत ढूंढ बेटा, इधर ध्यान दे, कुछ फायदा नहीं है, बुक वैसे भी नया है ये तुम्हारा, 4-5 साल और चलेगा, मैं पढ़ा नहीं ना खोल के। इधर ध्यान दो, अभी जूल्स है ना, जूल्स मतलब क्या हो गया? एमकेएस। अभी इसका तो यूनिट नहीं दिया है, तो ये मतलब ये न्यूटन अज्यूम कर लिया, लेकिन यहाँ पे ये वाला प्रॉब्लम है, इसको किस में लिखना पड़ेगा? मीटर। किस में लिखना पड़ेगा? 20 सेंटीमीटर कितना मीटर्स होता है? 0.2, मालूम है ना? x1 कितना हो गया? 0.2 मीटर, 100 से डिवाइड कर दिया। x2 कितना हो गया? 0.4 मीटर, बराबर है, तभी इतना मालूम पड़ गया। x1 और x2 का वैल्यू मालूम पड़ गया, बराबर है कि नहीं? चलो ठीक है, अभी फॉर्मूला हमको यूज करना है, तभी मुझे बताओ यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, यहाँ पे क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन x1 कितना दिया अपना, कहाँ से कहाँ तक, f कितना दिया है? 3x² माइनस 2x प्लस 1 इंटू dx। अभी इसमें तो फॉर्मूला लगेगा ना हमको, बराबर है? अभी फॉर्मूला मैं तुम लोगों को देती हूँ, चलो एक एक करके अप्लाई करेंगे, जरा ध्यान से देखना इधर, ठीक है? फॉर्मूला क्या बोलता है कि इंटीग्रेशन x रेज टू n dx, n मतलब मालूम पड़ा क्या? पावर 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, बराबर है ना? अगर ऐसा है तो फॉर्मूला आता है x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला वैसे भी अभी तुम लोगों को बायट तो करना ही पड़ेगा, ठीक है? x रेज टू n dx क्या होता है? x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, जिसकी भी चैप्टर में ये रहेगा ना तो ये नॉर्मली सम डालेंगे, ठीक है? चलो ठीक है, अभी क्या करेंगे मालूम है, यहाँ पे ये देखो सब में x x है ना, तो अलग अलग नंबर है ना, सबको हम अलग सेपरेट 3 छोटा इंटीग्रेशन ही बना देते हैं अलग। कैसे? ये वाला पार्ट आ जाएगा 3x² dx माइनस 2x dx प्लस 1 dx, चलेगा ना? सेपरेट कर दिया, समझ में आया कि नहीं आया? कहाँ से कहाँ तक है मालूम है ना? 0.2 से लेके 0.4, 0.2 से लेके 0.4, 0.2 से लेके 0.4। अच्छा, अभी ये 1 है ना, तुम लोग को मालूम है 1 को कैसे लिख सकते हैं? x रेज टू 0 लिख सकते हैं ना, एनीथिंग रेज टू 0 इज 1। तो देखो सब x x में अपना पास है, मतलब फॉर्मूला हम लोग लगा सकते हैं इजीली। चलो अभी मुझे बताओ क्या इसका लगेगा क्या? 3 को बाहर निकाला मैंने, 3 बाहर निकाला तो अंदर क्या बचा? चलो यहाँ पे मैं यहीं पे निकाल देती हूँ, 3 को मैं इधर बाहर निकाल दूँ, चलेगा ना?
और 2 को इधर निकाल दिया, बराबर है, चलेगा, ठीक है। और यहाँ पे तो कुछ साइन नहीं। अभी मुझे बोलो कैसे फॉर्मूला लगेगा, 3 और एक्स स्क्वायर मिलेगा क्या यहाँ से, एक्स स्क्वायर डी एक्स कितना हो जाएगा बोलो, एक्स रेज टू 2 + 1 3/3। समझा कि नहीं समझा? तो यहाँ पे क्या लिखूं मैं, अभी इंटीग्रेशन में लगा दिया ना, तो स्क्वायर ब्रैकेट लिखते हैं, इंटीग्रेशन हटा देने का, समझ में आया, लेके बैठने का नहीं इसको, फॉर्मूला लगा दिया उसको हटा दो। कितना आएगा बोलो इधर, x रेज टू 3/3। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कहां से कहां तक, 0.2 से 0.4, ये लिमिट्स डाला। अब इधर बोलो -2 है, इधर अप्लाई करो, x है मतलब पावर कितना है 1, कितना आएगा बोलो, x²/2, यस और नो? कहां से कहां तक, 0.2 से 0.4 प्लस इसका बोलो, हाँ 0 + 1 तो x⁻1/1 जरूरत नहीं, बराबर है ना? कहां से कहां तक, 2 से 0.4। समझ आए? पूरा इंटीग्रेशन लग गया। अभी काम खत्म। अभी क्या करेंगे मुझे बताओ, ये ब्रैकेट ये ना, ये लिमिट्स है ना, ये तो कट कर दिया, ये भी कट हो गया, तो क्या बचा, x रेज टू 3, बराबर है ना? तो मेरे पास बचा x रेज टू 3 ओनली, 0.2 से 0.4 माइनस x² 0.2 से 0.4 प्लस x 0.2 से 0.4। कुछ समझ में आ रहा है क्या किया? अभी अपना फॉर्मूला क्या बोलता है, ये लिमिट दे दिया ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्या फॉर्मूला है, चलो अप्लाई करते हैं यहाँ पे, अपर x की जगह पे कितना आएगा बोलो, 0.4 का क्यूब, यहाँ पे 0.2 का क्यूब, फॉर्मूला लग गया, अपर लिमिट माइनस, अभी माइनस, अब इधर ब्रैकेट लगाते हैं, कितना आएगा बोलो, ये 2 आएगा ना ऐसे, फॉर्मूला बराबर क्या आएगा बोलो, 0.4 0.2, फॉर्मेट लिख देने का, बीच में खाली फिल कर देने का, बराबर। अब इसका बोलो प्लस, ये बराबर है ना, पावर है ही नहीं ना, 0.4 माइनस, फाइनली ये 4 मार्क्स के लिए सम आ सकता है। चलो ठीक है, 0.4 का क्यूब कितना होता है नहीं मालूम है, 4 का क्यूब कितना होता है ये मालूम है, अरे 4 का क्यूब कैसा, 4 4 का 16 होता है, क्यूब कितना होता है 64, ये मालूम है कि नहीं मालूम है? अरे भाई नहीं, कुछ बात नहीं है, चल 4 × 4 × 4, 4 क्यूब का मतलब ये होता है, 4 4 = 16, 16 4 = 64, तो मैं 64 लिख दूंगी। तुम लोग को अगर नहीं आता है क्यूब करने को तो 4 का कर दिया, अभी बचा डेसिमल, 1 के बाद है, क्यूब है 3 के बाद लगेगा, सो 1 2 3, समझा? अभी ये इसका आंसर हुआ, कुछ समझा क्या रे? हाँ माइनस, अभी बोलो 8 लिख दिया, कितने के बाद लगेगा, हाँ तो 2 0 डालो ना इधर, 1 1 हो गया, 2 3, समझा? अभी माइनस इसका बोलो, कितना 16 लिखा, कितने के बाद डेसिमल लगेगा, 2 पॉइंट, बराबर। एक्सपर्ट हो गया तुम लोग। आगे बोलो 4, क्या करूं, 1 0 डालू ना, पॉइंट, फिर प्लस, अभी ये कितना 0.2, 0.4 माइनस 0.2 0.2, अभी इसको माइनस करने का है,
माइनस आएगा करने को? चलो देखते हैं, बता। ए 14 माइनस 8 6, 5 बचा और 0 बचा, बराबर, प्लस नहीं माइनस, ये कितना बोलो? 12, पूरा बोलना। 0.12 प्लस 0.2। अभी ये इसको माइनस कर दो, बराबर। 6 माइनस, ऐसा इधर गड़बड़ होता है, इधर गड़बड़ होता है, तो पहला ऐसा लिख लो प्यार से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेसिमल के नीचे डेसिमल होना चाहिए, और इधर बचा 1 2। समझ में आ रहा है गड़बड़ क्या होता है? सब लोग वही काम करेंगे। 6 माइनस 2, अरे 4 गया, तो ये कितना आया? 6 3। अरे ये बड़ा था ना रे, माइनस साइन लगे ना ऊपर, वो बड़ा वाला नंबर लिखना चाहिए। ग्रेटर नंबर तुम लोगों को मालूम है ना, ग्रेटर नंबर के साथ जुड़ेगा। पॉइंट के बाद 0 है, पॉइंट के बाद 1, तो ये बड़ा नंबर है और ये हो गया छोटा नंबर, बराबर। तो कितना आया? 4 11 11 कितना है? 6 0 0, माइनस साइन लगेगा, ग्रेटर साइन, तो माइनस 0.064 प्लस 0.2, बराबर है। अभी कौन सा बड़ा है? हाँ, तो 0.2 बड़ा है, और डेसिमल के नीचे डेसिमल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये मैं ऐसे क्यों कर रही हूँ? एक्चुअली मैं शॉर्टकट भी कर सकती हूँ, 0.2 इधर ऐड करके भी कर सकती हूँ, लेकिन तुम लोगों को कम से माइनस वाला मालूम तो पड़े। समझ में आ रहा है, इसलिए मैं उल्टा घुमा रही हूँ। आगे 6 9 3 1 0.136 जूल is the answer. समझाइए, क्लियर हुआ क्या? तुम लोग को इंटीग्रेशन वाला सम समझ में आया? फॉर्मूला याद है? इंटीग्रेशन x रेज टू n dx कितना? x रेज टू n प्लस 1 अपॉन, समझ में आया? ठीक है, अभी जरा ना खुद से जरा ट्राई करना, बोर्ड पे तो वैसे भी देखने मिलेगा। तो हालत खराब हो गया तुम लोग का, सबका चेहरा देखने लग जाता है। अरे बाप रे, हाँ एकदम मुंह बना लिया है। चल इधर करो, आगे का तुम लोग करना। कैलकुलेशन पार्ट तुम लोग फटाफट लिख के लिख लो, बिल्कुल बाकी सब तो अपने मन से लिखा है तो मतलब हो जाएगा, ठीक है? इसमें वेस्ट नहीं करते, सो दैट आई कैन डू द नेक्स्ट सम। आया? अंडरस्टूड? इस टाइप का और एक सम दूंगी बाद में, पहला एक और टाइप का मैं अलग सम बता देती हूँ, ठीक है? उसके बाद में करते हैं। हाँ जल्दी हो गया सबका? कौन सा? ये वाला? क्यों 10 में से 6 गया 4, इधर 11 बचा ना। अरे एक प्यारी नहीं देगा क्या? ठीक है, हाँ सेकंड वाला क्वेश्चन लिखो। कैलकुलेट सेंटर ऑफ मास ऑफ गिवन डायग्राम, ठीक है? एक डायग्राम दिया हुआ है, तुम लोगों को पूछा है इसका सेंटर ऑफ मास, और डायग्राम क्या है? डायग्राम मतलब 3 मासेस है, तीनों अलग अलग मासेस है, ठीक है? और ये डिस्टेंस क्या है? ये 10 सेंटीमीटर पे है। इसका m है, ये 4m है, ये 9m है। ये क्वेश्चन है, ये डायग्राम ड्रॉ किया है और पूछा इसका सेंटर ऑफ मास क्या है। m मतलब समझ में आया ना? मास, इसको मैं m1 लिख सकती हूँ, इसको m2 एंड
m3, m3 का वैल्यू 9m दिया है, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। अभी सबका होगा क्वेश्चन लिख करके। हाँ, तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सब लोग इधर ध्यान देंगे इसको। सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला याद है, मैंने बताया था सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या है। हाँ, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, m1 x1 प्लस m2 x2 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बराबर है, डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस, करेक्ट। तभी जो भी फिगर दिया होगा ना, कभी भी हम लोग को कोऑर्डिनेट बनाना पड़ेगा। तो कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। चलो, ये y कोऑर्डिनेट हो गया और ये हो गया अपना x कोऑर्डिनेट, बराबर है कि नहीं। ये 2 डायमेंशनल फिगर है, बराबर है ना। हाँ, अभी क्या करेंगे, अभी सबका कोऑर्डिनेट्स लिखो। इसका कोऑर्डिनेट्स क्या आएगा बोलो, ये 0 0, ये हो गया x1 एंड y1, ये समझ में आ रहा है नहीं। इसका बोलो कोऑर्डिनेट्स क्या लिखेंगे, ये x2 y2 ना, x2 कितना है 10, x कोऑर्डिनेट कितना है 10 और y क्या है 0। हम लोग कोऑर्डिनेट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 10 एंड 0। अभी इसका जो है x3 y3, अभी ये थोड़ा अलग है, क्यों, क्योंकि x3 तो ऐसा होगा ना और y3 ऐसा होगा, बराबर है ना। हाँ, तो अभी मुझे बताओ, ये वाला पार्ट तो हमको मालूम ही नहीं है ना, ये निकालना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ, तो अभी कैसे करेंगे मुझे बताओ इसको। अच्छा, ये क्या है, ये आधा हो गया ना, ये 10 है तो ये आधा कितना हो गया 5, तो ये 5 क्या है, x वैल्यू है ना, तो 5, इसका वैल्यू कितना आया 5। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन y3 थोड़ी 5 है। आर यू गेटिंग इट। तो कैसे निकालेंगे y3 को, पाइथागोरस कैसे निकालेंगे, ज्योमेट्री का ध्यान में है कि नहीं। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये कितना हो गया 5 और ये है 10, तो ये वाला वैल्यू निकालना है। समझ में आ रहा है ना। इसको ले लेते हैं से p, पाइथागोरस अप्लाई करो, 10 स्क्वायर बराबर है ना, हाइपो स्क्वायर इज इक्वल टू एडजेसेंट प्लस p स्क्वायर। आर यू गेटिंग इट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 125 प्लस p स्क्वायर, तो p स्क्वायर क्या हो गया 75 माइनस कितना हो गया, तो p कितना हो गया √75 कितना होता है, पाई रूट पाई, मालूम है ना कैसे, पता है। किस लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो √75 को लिखेंगे 25 इंटू 5, नहीं सॉरी 25 इंटू 3, सॉरी तो हाँ √3, सॉरी, बराबर समझा भी है। √3 मिला ना, ये p वैल्यू मिला, मतलब ये क्या है y वैल्यू, y कोऑर्डिनेट कितना अपना √3। तुम लोग को देखो तीनों कोऑर्डिनेट्स मिल गए, अभी काम हो गया। 25 ये वाला, हाँ ये जो है ना, ये वाला पार्ट ट्रायंगल है ना, 10 10 10 ना, इक्विलैटरल हो गया, तो डिस्टेंस क्या होगा, सेम ही रहेगा ना, आधा रहेगा ना उसका। नहीं, डायग्राम में ये डिस्टेंस जो है ना, ये पार्ट डिस्टेंस इसका आधे पे रहेगा ये, तभी तो इक्विलैटरल होगा ना, नहीं तो नहीं होगा ना बेटा। नहीं, जब 10 10 10 दिया बता, अंडरस्टूड है। इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब क्या हो गया कि ये तीनों साइड सेम है ना, तो ये पार्ट हमेशा सेंटर ही होगा ना इसका, तभी तो इक्विलैटरल होगा। गॉट इट। ये तुम लोग को समझ में आ गया तीनों कोऑर्डिनेट। तो अभी फॉर्मूला यूज करो। हाँ, फॉर्मूला क्या यूज करेंगे हम लोग, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास m1 x1 m2 m3, आगे भी लेने का, हाँ m1 प्लस m2 प्लस m3। m1 कितना है m, अरे m है ना, 1 के साथ कॉमन अभी नहीं लेने का प्लीज, पहला लिखो बराबर से, m इंटू x1 कितना 0, तो समझ में आ रहा है मैं क्या कर रही हूँ, प्लस m2 कितना
M2 कितना 4m बराबर। हाँ अभी x2 का वैल्यू बोल 10। M3 कितना 9m बराबर है ना, और x3 5 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। कुछ समझा गया? एवरीवन अंडरस्टूड? अभी बोलो ये 0, एनीथिंग इनटू 0 इज 40m 45m। अरे वाह इतना टाइम लग रहा है, ये कुछ नहीं है तो 1 है। हाँ 4 1 5 5 9 14m। अभी 80 95 किसने बोला बराबर है ना mm। तो x कोऑर्डिनेट कितना मिला 85 अपॉन 14। तो यहाँ पे कहीं तो भी पॉइंट्स लेंगे ना, वहां पे एक x कोऑर्डिनेट होगा। समझ में? इसको डेसिमल में डाल सकते हैं हम लोग, तो वो डेसिमल में ढूंढेगा किधर है। ये समझा क्या? अब इसको डिवाइड करो तो कितना आएगा मुझे बताओ, डेसिमल बताओ। 85 डिवाइड बाय 14 फाइजा कितना होता है? 14 फाइजा कितना होता है? अरे करो मल्टीप्लाई करो, बताओ मुझे कितना आएगा। 14 6 14 6 6 4 24। 4 से तो ऊपर कुछ आएगा ही नहीं नंबर। कितना होता है? 6 80। तो यही बोला था 84 बोला था 84 बोला था। जो मैंने सुना उसके ऊपर से मैं बोल रही हूँ, तो बाकी चुपके से क्या बोलेगा मुझे क्या मालूम। तो ये 6 बराबर है ना, तो ये 6.1 नंबर आएगा तो 1 ले लो, चलो ठीक है, या 0805 जो भी आता है। तो ग्राफ में करना पड़ेगा ना, अभी हमको इधर जरूरत नहीं प्लॉट करने का, लेकिन चलो बता देती हूँ। ग्राफ ऐसे करते हैं ना, ये 0 0, ये 1 2 बराबर 6.1 इधर आया। आई वजन में वैसे वाई एक्सिस निकालने का। एक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कितना बड़ा डाउट था तेरा। ठीक है, ये हो गया हमारा x कोऑर्डिनेट, करेक्ट। सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट y कोऑर्डिनेट। सो y कोऑर्डिनेट विल बी हाउ मच? m1। अभी डायरेक्टली फॉर्मूला लिख लेती हूँ मैं, ठीक है। m1 कितना, जल्दी बोलो। m y1 कितना है? m2 4m, y2 m3 9m, y3 5√3 मिला, और डिवाइड करेंगे अपॉन 14m। ये तो 0 0, तो कितना आया? 9 5 45√3 अपॉन 14 कैंसल। ये y कोऑर्डिनेट आया, समझ में आया? तो ढूंढेगा तो x और y कोऑर्डिनेट मिलेगा तो मालूम पड़ेगा ये उसका सेंटर ऑफ मास। क्वेश्चन समझा? अभी ये कैलकुलेशन थोड़ा डिफिकल्ट दिया है। चलो अभी ठीक है, तो मेन इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, जो सब लोग मिस्टेक करते हैं, ये कोऑर्डिनेट बराबर नहीं निकालते हैं। इसकी जगह पे क्या लिखते हैं? 10, क्योंकि ये दूर है ना 10 से, यहां से दूर नहीं चाहिए, ऐसा दूर चाहिए। समझ में आया? तो ये गड़बड़ सब लोग करते हैं। जल्दी फटाफट जल्दी से करो, सॉल्व करो फटाफट। डायग्राम बनाया है, डायग्राम पे कोऑर्डिनेट्स लिख लो तुम लोग। खाली एक निकालना पड़ेगा तुम लोग को, y3 वाला। तो y3 कैसे निकालने का, इधर से निकाल सकते हैं।
ये पार्ट है। चलो एक फटाफट अभी ये वाला तुम लोग सम खुद ही करोगे। वर्क डन वाला अगेन है, तुम्हारे बुक में है 76 पेज नंबर पे, क्वेश्चन नंबर 10। फिर भी मैं क्वेश्चन दे देती हूँ। फोर्स का वैल्यू दिया हुआ है, शॉर्ट में क्वेश्चन लिख रही हूँ, ठीक है। 6x² माइनस 4x माइनस 8 डिस्प्लेसेस फ्रॉम, जल्दी फटाफट लिखो, ढूंढ के तुम लोग को मिलने वाला नहीं है। x इज इक्वल टू 1 मीटर टू x इज इक्वल टू 2 मीटर्स। कैलकुलेट amount of work done. Calculate amount of work done. चलो स्टार्ट करो सॉल्व करने के लिए। याद है क्या कैसे करना है? ये पहले फॉर्मूला लिख देना ताकि मिस्टेक नहीं हो, ठीक है। एफ डी एक्स कहाँ से 1 से लेके 2 मीटर दिया है तो टेंशन नहीं हो। जल्दी फटाफट। ब्रैकेट फिल इन द ब्लैंक्स तुम लोग करोगे। ये फिल इन द ब्लैंक समझ में आ रहा है ना, क्या क्या आएगा इसमें, तुम लोग करो। इसमें क्या आएगा 6x² है ना, दूसरे में कितना आएगा 4x, तीसरे में 8। अभी क्या करोगे, बाहर निकालो, निकालो बाहर, किसको किसको बाहर निकालने का है, हाँ निकालो, फिर लिखो। स्टेप समझ में आ रहा है क्या इसका? फिर 6 को बाहर निकाला, x² dx 1 से लेके 2 तक बराबर, -4 बाहर निकाला, x dx 1 से लेके 2 तक, -8 बाहर निकाला, यहाँ पे क्या आएगा dx ना, मतलब क्या कुछ नहीं है तो हाँ बराबर है ना। सब लोग अगर फॉर्मूला याद है तो अच्छी बात है, जरूरत नहीं है लिखने का, नहीं याद है तब तक के लिए थोड़ा प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। फॉर्मूला याद है, कौन सा था फॉर्मूला? इंटीग्रेशन x रेज टू n, n+1 अपॉन n+1 बराबर, अप्लाई करो। ब्रैकेट लगा देने का, इसके अंदर फिल इन द ब्लैंक्स करो, 1 से लेके 2 तक। पहला वाला फिल इन द ब्लैंक्स में कितना आएगा, x रेज टू 3 अपॉन 3 बराबर है। इंटीग्रेशन में याद रखने का, स्क्वायर है तो 1 बढ़ जाता है, और इधर 1 है ना, x रेज टू 2 अपॉन 2 बराबर है, और यहाँ पे आएगा x रेज टू 1 अपॉन 1, x ही रहेगा बराबर है ना। नेक्स्ट स्टेप क्या था याद है? हाँ अभी ये जो सॉल्व कर सकता है ना इसको, चलो ठीक है, ये वाला 1 2 1 2, सो 2 ब्रैकेट में भी लिखो, हाँ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लिखो। कैसे लिखोगे बोलो,
2 क्यूब है ना, -1 क्यूब बराबर -2, क्या आएगा ब्रैकेट के अंदर, 2 स्क्वायर -1 स्क्वायर, सबको समझ में आया है कैलकुलेशन। -8 अपर माइनस लोअर, है ना। आगे किसी को फाइनल आंसर आया क्या, कितना, 0, करेक्ट। 2 का क्यूब कितना, 8 -1, 2 का स्क्वायर 4 -1 -8, 7 2 जा 14, 3 2 जा 6, 0 वर्क डन। समझ में आया अभी है, ओके। सो ये टाइप का सम्स जो पूछा जाएगा, सेंटर ऑफ मास एंड वेरिएबल वर्क डन, जो तुम लोगों को फिलहाल के लिए है, ठीक है। अगर तुम्हारे कॉलेज में कुछ और सम्स करवाया तो बताना, बाकी तो इसी में से रिलेटेड ही क्वेश्चंस आएंगे। मे भी तुम्हारे कॉलेज में शायद ये चैप्टर में 2-3 कंसेप्ट रखेंगे, बाकी बोलेंगे ओमिट, ऐसा भी हो सकता है। एनीवे होमवर्क, ठीक है। ये पार्ट क्लियर हो गया सबको, फाइनल। सो लॉज ऑफ मोशन चैप्टर इज कंप्लीट। नाउ वी विल स्टार्ट विथ नेक्स्ट चैप्टर, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, ठीक है।